गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। बच्चे जो बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों सुन लो, आपके एग्जाम अभी होने के चांस बहुत कम है, तो मे बी आपके एग्जाम ना हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपकी 1 अक्टूबर से ऑफिशियली सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपकी 1 अक्टूबर से आपकी सारी क्लासेस हो रही है स्टार्ट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो आज से आपका लेक्चर नंबर जो मिल रहा है केमिकल काइनेटिक का, वो आपको मिल रहा है लेक्चर नंबर 14 मिल रहा है आपको। इससे पहले आपको मैं 13 लेक्चर पूरे करवा चुका हूं, मैं 13 लेक्चर आपको मैं दे चुका हूं। जिनके भी ये लेक्चर पेंडिंग है, नोट्स पेंडिंग है, वो बच्चों बना लो। आप मुझे पता है कि बीएड वाले बच्चे लेक्चर नंबर 10 तक 1 to 10 तक सारे लेक्चर वो लगवा चुके हैं। कल मैंने उनको 10 नंबर लेक्चर भेजा था। आज वो बच्चे कल की डेट में 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर लेक्चर को लगाएंगे। 11th नंबर लेक्चर में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ये मैंने समझाया। 12th नंबर लेक्चर में मैंने मॉलिक्युलैरिटी को समझाया है और 13 नंबर लेक्चर में मैंने नोट्स दिए हैं, नोट्स देकर के समझाया है, प्लस मैंने मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस को बताया है। यानी अभिक्रिया की कोटि, अनुसंख्यता और उसमें अंतर और उसके नोट्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 में आपको दे चुका हूं। आज जो अपना लेक्चर नंबर है वो 14 शुरू होने जा रहा है, केमिकल काइनेटिक का, रासायनिक बल गतिकी का लेक्चर नंबर 14 शुरू होने जा रहा है। और टॉपिक का नाम है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो कोटि की अभिक्रिया। हिंदी में बोले तो जीरो कोटि की अभिक्रिया। तो ये डेली लेक्चर जो टाइम है आपका, थोड़ा टाइम मैं बच्चों कई बार चेंज कर देता हूं। इसका कारण क्या रहता है, नेटवर्क इश्यू होता है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आ गई, एनीवन कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका टाइम चेंज होता है। अगर टाइम में कोई दिक्कत हो तो बच्चों मुझे बता देना, ताकि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। ओके, तो आज आपकी 12:30 बजे मैंने क्लास रखी है। बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि वो सारे आ जाएं। आज आपकी क्लास 5 बजे भी होगी। 5 बजे जो क्लास होगी वो आपकी एनवायरमेंट साइंस की क्लास होगी। एनवायरमेंट साइंस की क्लास आपकी 5 बजे होगी। सभी बच्चे आएंगे, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले भी आएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर भी आएंगे। बच्चों बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों को बता दूं कि एनवायरमेंट साइंस का पेपर आपका होगा, क्योंकि आपके एलिमेंट्री पेपर में आपको प्रमोट नहीं किया जाता। अगर मैं बात करूं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की, तो बीएससी फर्स्ट ईयर तो देंगे। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों को एलिमेंट्री मतलब एनवायरमेंट साइंस, एलिमेंट्री मतलब हिंदी का पेपर, हिंदी वाला, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये वाले पेपर आपको पास आउट करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन, विच केमिकल रिएक्शन, इसकी नोट्स भी दूंगा आपको, विच केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन, अगर इसका रेट लिखे द कंसंट्रेशन द पावर जीरो, जिसकी रेट जो है, जिसका जो रेट लो लिखें तो रेट जो है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर जीरो। जीरो पावर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये इसके बराबर होता है, इक्वल होता है। जहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर जीरो, जिसकी पावर जीरो होती है, उसको बोलते हैं, उसकी ऑर्डर को बोलते हैं पावर्स। हमेशा पावर्स का सम ऑफ पावर्स को ऑर्डर बोलते हैं। जिसको ना पता हो कि सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को लगाए। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू निकालूं, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी किसी अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर n के लिए वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ये जीरो कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाना है इस टॉपिक में, हाउ टू कैलकुलेट। बच्चों आपको पता है कि जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। इसको आप ओनली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट। अब वही एक्सपेरिमेंटली हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं, हमें कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्मूले चाहिए होते हैं, कुछ इक्वेशंस चाहिए होती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूला आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला। जो टॉपिक का नाम है ना हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं आज,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी समाकलन दर का नियम किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैलकुलेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, ड्राइव करेंगे और निकालेंगे। समझे बात को। तो मैं बात कर रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर जीरो के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका रेट लो। तो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो एन इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट। हम ये क्या करेंगे, यहां पर एक हाइपोथेटिकली क्या लेंगे, एक केमिकल रिएक्शन लेंगे जिसका हम रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर हाइपोथेटिकल। मैं हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। अब आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा बच्चों, जो चीज मैं पहले मेरी एक आदत है, मैं पहले लेक्चर को समझाता हूं उसके बाद नोट्स बनवाता हूं। तो पहले लेक्चर को समझा रहा हूं, अभी नोट्स मत बनाओ, अभी समझो इसको। तो एज्यूम दैट एक केमिकल रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए जो रिएक्टेंट है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एट टी टाइम जीरो, टी समय जीरो पर। इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या ले ली, सी नोट ले ली, यानी जीरो टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन सी नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो कि कंप्लीट है। अभी ये डिसअपियर नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि टी समय जीरो पर एक ही कंसंट्रेशन पूरी की पूरी बनी रहती है, कंप्लीट रहती है। एट टी टाइम जीरो पर मैंने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन ली, हाइपोथेटिकली एक केमिकल रिएक्शन ली, परिकल्पना की, एक रासायनिक अभिक्रिया की, और उसके लिए मैं इंटीग्रेटेड समाकलित दर का नियम यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने जा रहा हूं, रेट लॉ इक्वेशन को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ड्राइव करने जा रहा हूं। तो मैंने एक हाइपोथेटिकली केमिकल रिएक्शन ली जिसमें क्या लिखा मैंने, ए रिएक्टेंट जो है बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी एट टी टाइम जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, सी नोट, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो हुई नहीं ना, उत्पाद तो बना ही नहीं बच्चों, है ना। तो आगे चलते हैं। एट जैसे टी टाइम इंटरवल बीता, आफ्टर सम टाइम, एट टी टाइम एक फाइनाइट टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन सी नोट से सी टी होगी, यानी टी टाइम पर सी कंसंट्रेशन, जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बन गई, बीटी। तो बीटी क्या है, टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन फॉर्म होगी और ये कंसंट्रेशन ये आ गई सी टाइम पर, टी टाइम पर। समझो आपको। तो आपको ये बात पता है कि सी नोट से सी टी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब सी नोट से सी टी की तरफ जाते वक्त कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, रिएक्टेंट की अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी टी इज डिक्रीज। सी नोट से सी टी जाने पर, टी समय बीतने पर, टी टाइम लैप्स होने पर ए की कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सी टी। और आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, यानी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या लिया, सिंपल सी बात है, एक हाइपोथेटिकली एक केमिकल रिएक्शन ली, जिससे मैंने बताया कि ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है और जिसको टी समय जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या ले ली, सी नोट ले ली, सी जीरो टाइम पर सी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड इस टाइम पर बी प्रोडक्ट बना ही नहीं अभी, तो इसकी कंसंट्रेशन जीरो है, सांद्रता जीरो है। टी समय जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट आया और जो कि सी टी के इक्वल हो गया, सी टी कंसंट्रेशन पेंडिंग रह गई। तो सी टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम एंड बी टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी बी टी उत्पाद की सांद्रता जो समय बीतने के बाद निर्माण हुआ है, जिसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमने ली। अब आगे हम क्या बात करते हैं, इस तरीके से सी जीरो सी नोट की वैल्यू सी टी से ज्यादा है, यानी सी टी की वैल्यू सी नोट से कम है। अब इस केमिकल रिएक्शन को, अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, तो हम दो तरीके हैं हमारे पास लिखने के। हमने प्रीवियस लेक्चर में दो तरीके सीखे हैं इसके रेट लॉ लिखने के, है ना।
पहले वाला तो मेथड कौन सा था, पहले वाला मेथड जो हमने किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल मेथड किया था कि डिफरेंशियल मेथड्स के द्वारा भी हम रेट लो उसका लिख सकते हैं, डिफरेंशियल मेथड है ना, डिफरेंशियल मेथड यानी अवकलन विधि के द्वारा भी हम उसका रेट लो लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाए उनको पता होगा कि हमने रेट लो को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया था, एक तो डिफरेंशियल की फॉर्म में, अवकलन की फॉर्म में, और दूसरा हमने लिखा था रेट लो की रिस्पेक्ट में, रेट लो की रिस्पेक्ट में। इससे पहले हमने किया था रेट लो यानी अभिक्रिया का दर नियम यानी वेग नियम के हिसाब से हमने इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे। तो दो तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर आपको रेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इन टर्म्स ऑफ रेट लो मतलब डिफरेंशियल की रिस्पेक्ट में लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशियल मेथड की फॉर्म में मैं रेट लो को लिखने जा रहा हूं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से लिखा था, अगर आपको याद हो तो, डिफरेंशियल मेथड और रेट लो मेथड। सर ये डिफरेंशियल मेथड का मतलब क्या है, मैं बताता हूं आपको कि आपको मैंने बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप निकालते हो किसी भी रिएक्टेंट का तो माइनस का सिंबल लगाते हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही उसी अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो अपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ये एक प्रकार का डिफरेंशियल मेथड है, जो कि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो, उसकी स्मॉल फॉर्म में लिख रहे हो। एक होता है रेट लो, रेट लो में हमने क्या पढ़ा था, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, रेट, किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया की रेट जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर के। ये है उसकी रेट लो फॉर्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर निकालने के लिए ये रेट लो फॉर्म है, यानी अभिक्रिया का नियम है, यानी दर नियम है। तो दो तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखा था, और मैं यहां पर दोनों के दोनों रेट लो को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं इस केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं रेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इन टर्म्स ऑफ रेट लो, मैं इसको डिफरेंशियल मेथड की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड की फॉर्म में लिखूंगा। तो डिफरेंशियल मेथड की फॉर्म में रेट लो क्या था बच्चों, आपको ध्यान हो तो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, डिफरेंशियल की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं या रेट लो लिखूं, रेट लो छोड़ दो, ये वर्ड सही नहीं रहेगा। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन का डिफरेंशियल मेथड वाले यूज करूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों, तो रेट इज इक्वल टू, फॉर दिस केमिकल रिएक्शन रेट इज इक्वल टू, आर से करते हैं रिप्रेजेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मेन क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का सिंबल लगाने का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसलिए लगा दिया हमने। अब मैं क्या इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं ये बात कर रहा हूं, ए से जो बी प्रोडक्ट बन रहा है ना, इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं इस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। उस जो हमने इस लेक्चर की शुरुआत में जिस केमिकल रिएक्शन को हमने लिया था जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लो कैलकुलेट करने के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसी रिएक्शन का मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा डिफरेंशियल मेथड की फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, अवकलन फॉर्म में। दूसरी मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों रेट लो की फॉर्म में। अगर मैं रेट लो की फॉर्म में लिखूं, रेट लो जो होता है हमेशा, रेट लो जो होता है वो भी एक प्रकार का रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, लॉ होता है, नियम होता है। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो डिफरेंशियल मेथड से, अवकलन के मेथड से, एक रेट लॉ के मेथड से। और रेट लॉ जो होता है वो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं अपने, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मुझे पता है कि कई बच्चों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर है समझ में आ जाएगा।
मेरे प्रीवियस लेक्चर। अब इसकी फॉर्म में मैं अगर रेट को कैलकुलेट करूं, रेट आर इज इक्वल टू, आपको पता है कि रेट जो होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड इट्स पावर। पावर जीरो को लिए, क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको मान के चल रहा हूं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, तो पावर जीरो आ गई, है ना। तो अगर मैं इस कांस्टेंट के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को हटाऊं तो रेट इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू के, मतलब सिंबल आ जाएगा रेट कांस्टेंट जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटेगा, एंड ए द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज पावर जीरो। आपको ये बात पता है किसी की पावर जो होती है जीरो, किसी की भी पावर जीरो लगा दो, इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर जीरो मतलब वो एक बन जाता है। मान लो मैं लिखता हूं एक्स की पावर जीरो, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू एक के बराबर होगी। तो यहां पर ए की पावर जीरो है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू पूरी की पूरी किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के हिसाब से इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट है उस रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, ए से जो बी प्रोडक्ट बना था उसके लिए के की इक्वल आ जाती है, उसकी रेट के इक्वल आ जाती है, यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर उसके दर नियतांक के बराबर आ जाती है। इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशनों को इक्वली लिख रहा हूं, दोनों रेट को, दोनों तरीके से जो मैंने रेट लिखे थे ना, इन दोनों रेट को मैं इक्वलाइज कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 लिखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वलाइज करने पर, इक्वेट करने पर, है ना, इक्वेट करो बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही क्या बताती है, रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करती है। एक तो डिफरेंशियल मेथड से, एक करती है रेट लॉ मेथड से, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने पे क्या होता है, माइनस डी सी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बराबर आ जाएगा। ये इसको इक्वेट करने पर ऐसी इक्वेशन आ जाती है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों आपको ये बात पता है कि ये जो मैथमेटिकली इक्वेशन आई है, ये जो मैथमेटिकली इक्वेशन आई है, इसको हमें ये जो मैथमेटिकली इक्वेशन आई है ना, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी इसकी जटिलता को कम करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंशियल को खत्म करेंगे, डी फॉर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं बच्चों, डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। लिखो बच्चों, इंटीग्रेटेड द इक्वेशन नंबर 3, इंटीग्रेटेड द इक्वेशन नंबर 3, इंटीग्रेटेड इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 को समाकलन करने पर, क्योंकि इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने इसको क्या किया, समाकलन किया। तो आपको पता है कि समाकलन का सिंबल आएगा, इंटीग्रेटेड का सिंबल आएगा, इंटीग्रेटेड ऑफ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑफ के, है ना। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ये मैंने इंटीग्रेशन तो कर दिया इसका, लेकिन यहां पर आप इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि सब कुछ यहां पर सब कुछ क्या हो रहा है बच्चों, टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है। जो भी हो रही है कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो भी ये रेट कांस्टेंट आया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आया है। मतलब यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आप टाइम की रिस्पेक्ट में करोगे। तो इंटीग्रेशन भी यहां पर टाइम की रिस्पेक्ट में करोगे। अगर मैं टाइम की रिस्पेक्ट में करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, डी सी अपॉन डी टी विद द टाइम चेंज इन टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एंड इंटीग्रेटेड ऑफ के एंड डी टी, टाइम की रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, समय के सापेक्ष मैं इसका समाकलन कर रहा हूं। तो आपको ये बात पता है कि डिफरेंशियल को ये डी टी से डी टी कट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड, ये माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, माइनस ऑफ इंटीग्रेट एंड डी सी इज इक्वल टू के डी टी, ये इक्वेशन निकल के आती है। बच्चों ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है,
ये कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है। ये जो क्वेश्चन निकल के आई है आपके सामने, ये एक प्रकार का कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है। इसको अगर आपको इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है तो आपको यहां वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। वैल्यू पुटअप का मतलब क्या है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी आ रहा है ये कहां से कहां तक आ रहा है, मतलब सी नॉट से सी टी तक जो कंसंट्रेशन में चेंज आया था, इस केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं कि सी नॉट जो कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, सी टी जो उसकी टी टाइम पे कंसंट्रेशन थी, क्या चेंज आया। अगर ये वैल्यू को दोनों को पुटअप कर दें तो उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए। कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, पूर्ण समाकलन का मतलब होता है कि आप उसका वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन करो कि कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट किया आपने। कंप्लीट का मतलब होता है, और इंटीग्रेट हमेशा जो होता है अवकलन को खत्म करता होता है। यानी कोई स्मॉल चीज का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो वो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा। मान लो मैं बोलता हूं कि आपका मकान है, आपका जो घर है वो किससे मिलकर बनता है, ब्रिक से मिलकर बनता है, ब्रिक से। तो ब्रिक क्या है, एक प्रकार की ईंट से मिलकर बनता है। ईंट क्या है, आपके मकान की, आपके घर की, आपके हाउस की एक इंटीग्रेट आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है। ब्रिक क्या है, ईंट क्या है, एक प्रकार की इन डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर आप इसे इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा मकान बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं मेरी बॉडी की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है बच्चों, वो सेल है, सेल। अगर मैं सेल की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशियल फॉर्म में, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ माय बॉडी। अगर मैं सेल का इंटीग्रेशन कर दूं तो बहुत सारी सेल मिलकर मेरी बॉडी की फॉर्मेशन कर देगी। इसका मतलब मैं उसका क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं उसका क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। कहां से लेकर के, मेरी इतनी हाइट है वहां से लेकर के वहां तक, 1 फुट से लेकर के 2 फुट तक, मतलब वैल्यू पुटअप करते हुए कंप्लीट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं बच्चे, ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल वाले हैं, उनको ये टॉपिक नहीं आता होता। मुझे पता है नॉन मेडिकल वाले के लिए बहुत आसान काम है, वो कहेंगे सर क्यों बता रहे हो आप इतनी आसान सी बातें। लेकिन बच्चों मुझे सारा कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए मैं अब इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के लिए मैं लिमिट लगाऊंगा सी नॉट से सी टी, यानी इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। मैंने इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसे 0 टाइम से टी टाइम तक इसका dt का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, आपको ये बात पता है कि ये dc जो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको कौन काटता है, इंटीग्रेशन फॉर्म काटती है। तो ये इसको कट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको ये बात पता है, एक फॉर्मूला होता है, बच्चों को बता दूं जो बच्चे मेडिकल वाले बच्चे हैं, कि अगर मैं dx का इंटीग्रेशन x1 लिमिट से x2 तक करूं, यहां से लेकर यहां तक करूं, तो यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन फॉर्म निकल के आती है वो निकल आती है x1 to x2, ये इसकी फॉर्म निकल के आती है। ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का। अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूं तो उसी तरीके से मैंने dc का इंटीग्रेशन किया, तो dc का इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या सामने आ गई, अपने वैल्यू आ गई माइनस ऑफ c, लोअर लिमिट क्या है उसकी c नोट, अपर लिमिट क्या है ct, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया। तो k ऑफ t 0 to t टाइम तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। बच्चों यहां पर c को लिया मैंने क्योंकि c नोट से ct तक, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, c में आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पर c लिया। अब आपको पता है कि लिमिट लगाने का भी तरीका होता है ना, लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है कि हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ct माइनस c नॉट इज इक्वल टू k t माइनस जीरो, है ना, ये आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया अपना, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस के सिंबल को मैंने क्या किया, मैं माइनस के सिंबल को वहां उठा करके ले गया, इस माइनस सिंबल को मैं यहां ले गया, कहां पर ले गया, इस इक्वेशन में, यहां पर। तो मैं यहां पर ले गया, तो मैंने माइनस लगा दिया, सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सी टी इज इक्वल टू, इसको और सोल्व करूं और सिंप्लीफाई करूं, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ये वाली चीज माइनस में यहां जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, सी नोट। तो फाइनलाइज हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, फाइनल फॉर्मूला है सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। यहां पर सी टी क्या है, सी टी लिख लो बच्चों, टी एट टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एट टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट,
ऑफ द रिएक्टेंट, और के का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट यानी दर नियतांक। सीटी क्या है हिंदी बोलूं तो टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, सीटी का मतलब टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। ओके, अगर बात करें सी नॉट की, सी नॉट का मतलब जीरो टाइम पे यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके बच्चों, ये बात हुई कंप्लीट। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई, एक सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई जिससे आप इन जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटली डाटा दिए होंगे, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी होगी, सारी बातें दी होंगी, उसके लिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसको ही नाम दिया गया बच्चों, इसको नाम दिया गया द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही इसका नाम है। इसका नाम इंटीग्रेटेड क्यों पड़ा बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी समाकलन दर नियम समीकरण, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये हमने कैलकुलेट कर ली। इसका नाम इंटीग्रेटेड क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये जो इक्वेशन निकल के आई है वो किससे निकल के आई है, समाकलन करने पर आई है, इंटीग्रेट करने पर आई है। अगर हम उसको इंटीग्रेट ना करते तो वो नहीं आती। अगर मैं फटाफट बच्चों रिपीट करूं तो हमने क्या काम किया, हम सिंपल सी बात कर रहे थे, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे कि इसका रेट, इसके रेट लो को कैसे रिप्रेजेंट करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करें। तो हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर जीरो। जीरो को लिया क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, एन इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो हाउ टू कैलकुलेट फॉर हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, तो मैं हाइपोथेटिकल मैंने केमिकल रिएक्शन ली जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए मैं इंटीग्रेटेड रेट लो कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा हूं। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या किया मैंने, एक हाइपोथेटिकली केमिकल रिएक्शन ली, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट बन रहा है, एट टी समय जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, सी नॉट थी, और उस सी टी टाइम जीरो पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं। और एट टी टाइम जीरो पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी नॉट मतलब फुल, अभी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं हुआ, डिसअपीयर ही नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, सी नोट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आना शुरू हो गया और सी नोट सी टी में कन्वर्ट हो गया। सी टी क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड बी टी की फॉर्मेशन हुई, बी टी क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इन दोनों ये बातें मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके से, कोई भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, दो मेथड हैं। बच्चे कहें कि आप एक सवाल के जवाब दो तरीकों से कैसे दे रहे हो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होता है लेकिन उसको देने के तरीके अलग अलग होते हैं, मेथड अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके दो होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल मेथड, एक होता है रेट लॉ मेथड। मैंने क्या किया, पहले लिखा डिफरेंशियल मेथड, मैंने डिफरेंशियल मेथड को इस इक्वेशन पे अप्लाई किया। तो रेट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा कि किसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने लिखा रेट लॉ की फॉर्म में, रेट लॉ जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, रेट is directly proportional to the concentration of the reactant, its power जीरो। जीरो को लिखा तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आपको पता है कि समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटता है तो रेट इज इक्वल टू क्या आता है, के इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पावर जीरो। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर टू, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। ओके, तो अब यहां पर आपको पता है किसी की पावर जीरो होती है तो वो किसके बराबर होता है, इक्वल 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया R इज इक्वल टू के। जब आप जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ के मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आता है। मतलब क्या समझे कि वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आता है, दर नियतांक के बराबर आता है किसी भी अभिक्रिया की दर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेट करने पर क्या आता है कि माइनस ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी ऑफ द रिएक्टेंट
एंड अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। इस मैथमेटिकली फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया और माइनस ऑफ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड इसके। तो टाइम, अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने इंटीग्रेटेड तो किया लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सारी चीजें जो हो रही है वो टाइम की रिस्पेक्ट में हो रही है। कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन किसी की इंक्रीज हो रही है, किसी की डिक्रीज हो रही है, तो सारी चीजें टाइम की रिस्पेक्ट में होती हैं। तो मैंने टाइम की रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। माइनस ऑफ डी सी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। तो डी टी की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। समझे बात को। तो डी टी से डी टी कट हो गया, तो इंटीग्रेटेड माइनस ऑफ डी सी। अब मैंने क्या कर दिया, आपको बताया कि ये एक प्रकार का इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन था, इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन था। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिमिट लगा दी कि यहां से लेकर के यहां तक कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की चेंज आ रहा है। सी नोट से सी टी कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, जो कि मैंने माइनस सिंबल लगा दिया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगा करके। अब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक मैंने कंप्लीटली इंटीग्रेशन कर दिया इज इक्वल टू के, जीरो टू टी टाइम तक चेंज हो रहा है डी टी, है ना। तो इसका मैंने कंप्लीटली इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये डी सी हट जाएगा और डी सी से क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, डी हट गया, इसका माइन्यूट फॉर्म हट गई, कंप्लीट फॉर्म आ गई। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सी, कंप्लीट फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ सी, लोअर लिमिट सी नोट एंड सी टी, अपर लिमिट लिखेंगे इज इक्वल टू के टी, लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट टी। मतलब इसको सी की रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसको टी की, मतलब सी में चेंज आ रहा है तो सी लिखा मैंने, यहां पर टी में चेंज आ रहा है तो मैं टी लिखा। टी जीरो से टी तक, सी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है, सी नोट से सी टी तक आ रहा है ना। तो मैं इसको माइनस करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हमें कंसंट्रेशन में चेंज को बताएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है हमारा सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। मैंने क्या किया, सी टी सी नोट को उठा करके यहां ले गया, तो सी टी इज इक्वल टू, हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीमेंट है वो कैलकुलेट करना। सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट, ये एक फाइनलाइज एक फॉर्मूला निकल के आ गया। सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट, समझे बच्चों बात को। ये हमने निकाल लिया, समाकलन समीकरण निकाल ली। इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ को बोला क्योंकि सारी इक्वेशन इंटीग्रेशन से आई है। आगे अपने कल बात करेंगे। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, समझे बच्चों बात को। ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया, बच्चों समझ में आया। मेडिकल वाले बच्चों को मैंने रिपीट भी कर दिया। कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ, शाबाश। बच्चों कोई दिक्कत आई है आपको? मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूं और लेक्चर कल आज का इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, अर्ध आयु काल की गणना करेंगे। इसके लिए अपने ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला निकाल दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाल दी हमने फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमने समाकलन दर नियम समीकरण निकाल दी, गणना कर दी, कौन सी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम आएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। चलिए बच्चों, शाबाश। शाम को मिलते हैं 5 बजे एनवायरमेंट साइंस की क्लास में। मैं आपसे मिलते हैं फिर 5 बजे। बाय बच्चों, थैंक यू।